करौली के हिंडौन सिटी विधायक भरोसीलाल जाटव पर एक युवक ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की। आखिर कौन है विधायक के दुश्मन? विधायक पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर मारने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हमलावर। विधायक का दुश्मन कौन? एक्शन में पुलिस, खौफजदा लोगों की भीड़, हर तरफ हड़कंप मचा। ये तस्वीर हिंडौन सिटी विधायक भरोसीलाल जाटव के घर की है। यहां उस समय हड़कंप मच गया जब सुनवाई के दौरान विधायक को जान से मारने की कोशिश की गई। एक युवक विधायक के आवास पर आता है और सबके सामने पिस्टल से फायरिंग कर भरोसीलाल की जान लेने की कोशिश करता है। वो भी एक बार नहीं, पूरे 3 बार। लेकिन शुक्र है गोली नहीं चली, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पिताजी हॉल में जन सुनवाई कर रहे थे। उस समय एक युवक आया था जिसने नीली पैंट और नीली शर्ट पहन रखी थी। उसने अपनी जेब से कमर से एक पिस्टल निकाली। जन सुनवाई कर रहा था, एक लड़का आया नीली बुरशट वाला और जान से मारने की कोशिश की। पिस्टल से मैगजीन नीचे गिर गई, वो भाग गए। विधायक को मारने की कोशिश की गई। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मौके पर पुलिस के आलाधिकारी पहुंचे। मंडी थाना पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और केस दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की और जल्द ही उसे दबोच लिया गया। एमएलए साहब अपने हॉल में बैठ के जन सुनवाई कर रहे थे और तभी एक लड़का आया और उसने फायर का अटेम्प्ट किया। कोई नोवाइस टाइप का लड़का था, फायरिंग उससे हुई नहीं, मैगजीन उसकी खुल के गिर गई। उसको पकड़ने का प्रयास किया तो वो यहाँ से भाग गया। बताया जा रहा है आरोपी पुलिस की पकड़ में। हाँ, उसको हमने राउंड अप कर लिया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, विधायक का दुश्मन कौन है? विधायक को कौन मारना चाहता है? क्या ये सियासी रंजिश है? क्या ये आपसी रंजिश है? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। सिक्योरिटी में क्या-क्या लैप्सेस हैं, क्या-क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा गनमैन की नीड है, वो सारी व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं। कहाँ पे फुटेज लगाने की जरूरत है, सीसीटीवी कैमरास कहाँ लगेंगे, उसी का असेसमेंट चल रहा है। दूसरी तरफ हमारी इन्वेस्टिगेशन है, क्यों हुआ ये, क्या इसके कारण है, उसके ऊपर भी जांच। प्रदेश की सरकार में इस गृह मंत्री के रहते अपराधियों के हौसले बुलंद हुए। पुलिस के बारे में एक धारणा थी कि पुलिस का अपराधियों में खौफ है और आमजन में एक भरोसा है। वो भरोसा भी टूटा है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आज सरकार के ही किसी व्यक्ति पर इस तरीके से हमला होना, कारण कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि अपराधियों को इस बात का इल्म है कि वो कुछ भी करेंगे और वो साफ बच निकलेंगे और उनको किसी न किसी तरीके से कोई न कोई संरक्षण किसी न किसी रूप से मिलता होगा, या लापरवाही के रूप में या पुलिस की जो प्रशासनिक कमजोरी है उस रूप में। तो ये उसी बात का संकेत है कि अपराधी बेखौफ हैं, उनको किसी तरीके का भय नहीं। इस हमले के बाद सियासत होना लाजमी है, लेकिन सच तो ये है कि अब जन सुनवाई करने वालों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। एसीबी ने अलग अलग जिलों में कार्रवाई कर घूसखोरों पर शिकंजा कसा। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली जयपुर की, जहां डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम पर पैसे मांगने वाले दलाल को एसीबी ने गिरफ्तार किया, साथ ही 5 लाख कैश भी बरामद किए।
दूसरी तस्वीर है टोंक की। यहां जयपुर एसीबी की टीम ने शिक्षा अधिकारी और दलाल को रिश्वत लेते ट्रैप किया। तो इन खबरों को विस्तार से बता देते हैं। पहले बात कर लेते हैं उस व्यक्ति की जो डीआईजी के नाम पर पैसे मांग रहा था। एसीबी ने डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम पर पैसे मांगने वाले दलाल प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए। बता दें कि उद्योगनगर सीआई चंद्रप्रकाश के पास इस मामले को लेकर फोन आया था और 10 लाख की मांग की गई थी, जिसके बाद चंद्रप्रकाश ने एसीबी को सूचना दी और एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और मामले को लेकर एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी सौरभ श्रीवास्तव से बात की संवाददाता राकेश गुसाई ने। आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें एक दलाल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। डीजी एसीबी से जानते हैं, सर क्या जानकारी थी, क्या सूचना आपके पास में आई जिसके बाद में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया? ये सूचना हमारे पास आ रही थी कि भरतपुर रेंज के जो एसएचओज हैं उनसे कोई प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति उनसे वसूली किया करते हैं और उनसे धन की डिमांड करते हैं। तो इस सूचना के आधार पर इसको डेवलप किया गया और एक एसएचओ भरतपुर उद्योगनगर के एसएचओ चंद्र प्रकाश ने ये शिकायत की कि उनसे फ़ोन करके पैसों की डिमांड की जा रही है। आरंभ में 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन होने के बाद आज प्रमोद शर्मा ने 5 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो प्राप्त की और ये ट्रैप की कार्रवाई जयपुर में की गई। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव हैं। सर पूरा प्रकरण जिस प्रकार से स्पष्ट हो चुका है, लगभग विभाग अपने हिसाब से आप लोग कार्रवाई करेंगे। मौजूदा समय में प्रमोद और डीआईजी का इन्वॉल्वमेंट कितना सार्थक होता है इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, अभी तो हमारा जो ये ट्रैप था और जो हमने प्रमोद शर्मा नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है वो अभी कुछ समय पूर्व ही घटित हुआ है और हम उससे अभी प्रारंभिक पूछताछ भी कर रहे हैं और उसके ठिकानों पर छापा मार के उसके कार्यालय में, उसके घर में हम तलाशी भी ले रहे हैं कि इस तरह से संबंधित यदि हमें कोई कागज़ और कोई दस्तावेज और कोई साक्ष्य मिलती है। प्रथम दृष्टया हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति भरतपुर रेंज आईजी के आवास पर उपस्थित रहता था प्रायः, और वहाँ से वो सरकारी निवास के फ़ोन करवाता था पुलिस अधिकारियों को और उन अधिकारियों को अपने व्हाट्सएप नंबर पे बात करने के लिए कहता था। व्हाट्सएप पर जो बातचीत होती थी या जो मोबाइल फ़ोन पर बातचीत होती थी उसमें प्रायः वो डीआईजी के नाम से इनसे पैसे मांगता था और उस पैसे को कहाँ देना है, कैसे देना है, इसके संबंध में बात करता था। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। इधर टोंक में आज जयपुर एसीबी टीम ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय में दबिश दी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शिवराम सिंह यादव और बोर्ड परीक्षा उड़नदस्ता सदस्य सीताराम अग्रवाल को 50,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों ट्रैप किया। परिवादी हिमांशु सोगानी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। मैं परीक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया हुआ है, चार्ज उनके पास है, तो उसमें प्रश्न पत्र वगैरह उनका छपवाने की जिम्मेदारी है। प्रेस वगैरह जो प्रिंटिंग प्रेस है उन पर जो पेपर छपवाना, प्रश्न पत्र छपवाना, उनके वो बिल वगैरह और जो सबका रिकॉर्ड संधारित वो करते हैं। परिवादी को गत दिनों में जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने उन पर दबाव बनाया, उनका रिकॉर्ड वगैरह मंगवाया और उन पर इस तरीके का दबाव बनाया कि आपका रिकॉर्ड सही संधारण नहीं है और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है। बात करते हैं कोरोना वायरस के लिए पतंजलि की बनाई गई, यानी दावा तो किया है, दवा कोरोनिल की, जिसके लॉन्च होते ही ये विवादों में घिरी है। एक और जहां जयपुर के जिसका नाम लॉन्च होते ही ये दवा विवादों में घिर गई है। जयपुर के डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वहीं उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर सवाल उठाए। बता दें, इससे पहले भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने दवाई के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी थी। कोरोना की दवा को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करे भारत सरकार,
ये मांग उठाई है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने। न्यूज 18 से खास बातचीत में रघु शर्मा ने कहा, हमारे डॉक्टर्स ने एफआईआर दर्ज करवाई है, हम देखेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है। रामदेव के कोरोना की दवा इजाद करने के दावे को लेकर के अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रघु जी, जिस तरह बाबा रामदेव की कंपनी ने दवा इजाद करने का दावा किया है कोरोना की, सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस हॉस्पिटल का यहां पर नाम लिया गया है, क्या राज्य सरकार से कोई अनुमति इस मुद्दे पर ली गई है? राज्य सरकार आगे क्या करने जा रही है इस पूरे मुद्दे पर? अनुमति की बात छोड़ो, हमारे पास तो कोई अप्रोच ही नहीं की किसी ने। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अभी 21 अप्रैल 2020 को गजट नोटिफिकेशन किया है और उसमें ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1945 में जो बना हुआ है उसके अंतर्गत 9 बिंदु उन्होंने दिए हैं, जिसमें जो साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है उनकी भूमिका होती है, आईसीएमआर की भूमिका होती है, तमाम तरह के 9 बिंदु हैं और अधिसूचित किया है गजट में ये। उसके बाद में बिना भारत सरकार की परमिशन के या बिना राज्य सरकार की परमिशन के कोई क्लिनिकल ट्रायल कर नहीं सकता। हमने तो कोई परमिशन दी नहीं है। कई मरीज 7 दिन में जो एसिम्टोमेटिक थे वो अपने आप ठीक हो गए। राजस्थान में 3-3 दिन में भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं लोग। तो दवा की बात करना बेईमानी है, गलत है और जो कानून है उसके दायरे में रह के ही कोई ट्रायल हो सकती है। ये ट्रायल अवैध है, गैर कानूनी है और इनको कानून के दायरे में लाके और इनको सजा देनी चाहिए भारत सरकार को। मजाक बना रखा है इन्होंने। 200 कंट्री में दुनिया के ये महामारी का प्रकोप है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां ये महामारी इस कदर फैल रही है। ये जो क्लिनिकल ट्रायल अपने लेवल पे करने का काम इस महामारी के दौर में कोई करता है तो इससे संगीन अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने किया हो, चाहे बाबा रामदेव ने किया हो, कानून सबके लिए बराबर है। और भारत सरकार को चाहे बाबा रामदेव कितना भी उनके नजदीक हो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और इनके कानून के दायरे में लेके आना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इस दवा विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों के लिए घोर निराशा की खबर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सीएम गहलोत से सुझाव के बाद एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। कई कांग्रेसी नेता और मंत्री ने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग रखी। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं अनियंत्रित तरीके से, वो कोविड-19 पर और भारत चीन सीमा पर जिस तरह से हमारे सैनिकों के साथ बर्बरता हुई है उस पर, और इसके अतिरिक्त हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मांग रखी और जिसका लगभग सभी मेंबरों ने समर्थन किया, मैंने भी किया। वो मांग ये थी कि हमारे नेता राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभालें पुनः और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दें और देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में पार्टी की जिस तरह से भूमिका रही और मजबूत हो। मुख्यमंत्री जी ने जो अभी CWC में मांग रखी है वो सबकी मन की मांग उन्होंने रखी है। राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाना ही जाना चाहिए और ये फैसला CWC करेगी, सोनिया जी करेगी। हमारी मांग है, मुख्यमंत्री जी ने कर दी। मतलब राजस्थान की सारी कांग्रेस ने उनके सामने अपनी बात रखी, हम भी उसी में शामिल है। राहुल गांधी जी को जल्दी अध्यक्ष बनना चाहिए। राहुल गांधी जैसी दूरदर्शी सोच वाले नेता इस देश के अंदर आज कमी है नेताओं की, और मैं भी मांग करना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि उनकी दूरगामी सोच है। इस कोरोना के लिए उन्होंने फरवरी में ही कह दिया था कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वित्तीय प्रॉब्लम आएगी, बीमारी की समस्या आएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी हमारे दूरदर्शी नेता हैं। अगर उनको कांग्रेस की बागडोर मिलती है तो निश्चित तौर पर इस देश को बहुत ही अच्छे
अगर आपके पास बाइक है तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो आप अपनी बाइक पार्क कर बेफिक्र हो जाएं और पीछे से कोई चोर आपकी बाइक ले उड़े। जोधपुर में हालांकि ये चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। बाइक पर सवार तो हुआ लेकिन बाइक लेकर फरार नहीं हो पाया और पब्लिक ने उसे दबोच लिया। और बात स्टूडेंट्स के संग्राम की। बीकानेर में क्लास पर कलेश हो गया। अजमेर में छात्रों ने बिना परीक्षा प्रमोट किए जाने की मांग उठाई। करौली में कोरोना की वजह से परीक्षा न कराने और सभी छात्रों को आगे प्रमोट करने की मांग उठी। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इधर चित्तौड़गढ़ में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने कुलपति को उच्च शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की सभी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। साथ ही सेमेस्टर फीस, रूम का किराया भी माफ किए जाने की मांग उठाई। जिस प्रकार देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज सारी सेवाएं बंद है। जो सरकार छात्रों को अनदेखा कर रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि छात्रों को भी इस बीमारी से बचाया जाए और ये परीक्षा न करा के इस महामारी के दौरान छात्रों को प्रमोट किया जाए। खबर अजमेर से है। यहां बिजली का बिल देखकर लोगों के होश उड़ गए। दरअसल जितनी बिजली खर्च नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा का लोगों को करंट लगा है। बिजली विभाग ने लोगों को 1-2 हजार का नहीं बल्कि 50,000 से ज्यादा का बिल भेज दिया। लोगों के मुताबिक बिल चुकाना उनके बस की बात नहीं है और मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी करने की मांग की। प्रदेश में आम लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन उन आवासीय योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक सपना घर हो अपना, अधर में काम अधूरा सपना, टूट रहा मकान अधूरा निर्माण, दम तोड़ती सरकारी योजना। क्या ऐसे होगा घर का सपना पूरा? ये उन आशियानों का सूरत हाल है जिनका आगाज तो अच्छा हुआ लेकिन अंजाम अधर में लटक गया। महज मकान बनकर रह गए ये कमरे, लेकिन आम आदमी का आशियाना न बन पाए। स्याह सच ये भी है कि अब इनकी दीवारें दम तोड़ रही है, टूटकर खंडहर में तब्दील हो रही है, या यूं कहें कि घर बसने से पहले घर उजड़ने लगा है। जी हां, ये राजधानी जयपुर के किशनबाग इलाके में शुरू की गई वो योजना है जिसका बार बार नाम तो बदला लेकिन अंजाम आज तक नहीं बदला। पहले राजीव गांधी आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना बदहाली की शिकार हो चुकी है। ये तमाम आवास योजना हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके के, किशनबाग इलाके के आसपास शास्त्री नगर के अंदर ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान बनाए गए हैं। आपको मकान नजर आ रहे होंगे। ये किस तरह की दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। इस मकानों की बाउंड्री वॉल टूट चुकी है। यहाँ पर 1 कमरा 2 कमरे के तमाम जो मकान के यूनिट्स, हजारों यूनिट्स यहाँ पर तैयार किए गए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये मूल लोगों को, आवंटियों को अलॉट नहीं किए गए। आम लोगों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर हजारों मकान लगभग तैयार कर लिए गए, लेकिन जिन्हें आशियाने की जरूरत थी उन्हें आवंटित नहीं किए गए, तो कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए। इन आवासीय योजनाओं की सुस्त रफ्तार को लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। इन तमाम प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी
जयपुर नगर निगम के कमिश्नर की है। इस बारे में नगर निगम कमिश्नर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने के पीछे फंड की कमी होने की दलील दे रहे हैं। राजीव गांधी आवास योजना को 3 चरणों में उसको तैयार किया जाना था और उसमें लगभग 1500 हाउसेस तो आज की तारीख में काफ़ी हद तक तैयार हैं, परंतु फंड फ्लो की कमी की वजह से जो है यह योजना अभी बीच में रुकी हुई है। नगर निगम कमिश्नर जिन 1500 मकानों को लगभग पूरा होने का दावा कर रहे हैं वो बदहाल हो गए हैं। ये तो वानगी भर है। प्रदेश के करीब हर शहर में पीएम आवास योजना को शुरू हुए लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने की बात तो दूर, कई जगहों पर योजना का काम कागजों में सिमट कर रह गया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएं